जय हिंद सभी को। दृष्टि के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के मध्य संघर्ष और तनाव की अवस्था दिखाई पड़ी, उसने कहीं न कहीं पूरे विश्व को झकझोर करके रख दिया। अंतर्राष्ट्रीय जगत में आज की स्थिति में एक देश पर पड़ने वाले प्रभाव से दूसरा देश दुष्प्रभावित न हो, ऐसा संभव नहीं है। तो प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों ही पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये जानने का प्रयास करें कि भारत और ईरान के मध्य संबंध कैसे रहें। भारत और ईरान के मध्य संबंध हमारे जहां एक ओर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर सामान्य दृष्टिकोण से भी हमारे लिए जानना और समझना जरूरी हो जाता है कि ईरान और भारत के संबंध कैसे रहे। तो आज के इस सेशन में हम लोग भारत और ईरान के मध्य संबंधों को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन भारत और ईरान के संबंधों को सही तरीके से समझें, इसके पहले ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कुछ अन्य तथ्यों को समझ लें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो ईरान का नाम है उसके संदर्भ में कैसे कैसे तथ्य हो सकते हैं, जो यहाँ का रिलीजन है उससे रिलेटेड बातें कौन कौन सी हो सकती हैं। फिर इसके बाद ईरान की जो ब्रीफ हिस्ट्री है संक्षेप में उसको भी समझ लें, और फिर इसके बाद अब अगले नंबर पर जो इंडिया और ईरान के मध्य संबंध हैं, इनको हम शुरू से लेकर के अंत तक चर्चा करते हुए आगे बढ़े। तो सबसे पहले नंबर पर जिस मुद्दे पर हमें चर्चा करना है वो है नामकरण। नामकरण से संबंधित तमाम मुद्दे हैं, आइए इन पर एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा मेन मकसद है इसको समझना, लेकिन इसको समझने के पहले हम इन 3 स्टेजेस से होते हुए गुजरते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। इनफैक्ट जो ईरान के नामकरण से संबंधित मुद्दा है, तो देखिए इसमें 2 नाम हमें प्राप्त होते हैं, एक स्वयं ईरान और दूसरे नंबर पर जो आता है इसको बोलते हैं पर्सिया। 1935 के पहले तक पूरे विश्व में इन्हीं नामों से संबोधित किया जाता रहा है। ईरान की विषय में जब हम बात करते हैं तो एक शब्द आता है अरियानस। अरियानस जो शब्द है इसका मतलब होता है द लैंड ऑफ फॉरेंस, यानी आर्यों की भूमि। तो इस शब्द से ही एक तरह से कहा जाए ईरान शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो ईरान शब्द है वो हमें ईरानियों के महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथ अवेस्ता प्लस साथ में जो सासानियन एम्पायर था, इस सासानियन एम्पायर के अभिलेखों में भी हमें ईरान शब्द ही ऑलरेडी प्राप्त होता है। जहां तक पर्सिया का प्रश्न है, पर्सिया का संबंध माना जाता है एक कबीलाई सोसाइटी से। इस कबीलाई सोसाइटी का नाम था परसा। क्या नाम था? परसा। तो परसा नामक एक कबीलाई सोसाइटी थी। यह आधुनिक ईरान का जो फारस वाला हिस्सा है, इस फारस नामक हिस्से पर रहती थी। आज की डेट में भी ईरान में अगर हम देखें तो 31 प्रोविंसेस हैं और इन 31 प्रांतों में से एक पड़ता है ये फारस। तो इसी क्षेत्र में ये परसा नामक जनजातीय समुदाय के लोग, कबीलाई सोसाइटी के लोग रहा करते थे। ये लोग मानते थे कि हमारा संबंध परसुवस नामक एक नायक से है। परसुवस नामक एक नायक से है जिसको इन्होंने पौराणिक देवताओं की तरह ट्रीट किया। तो कुल मिलाकर के आप समझिए कि फारस नामक क्षेत्र में परस्सा नामक जनजाति के लोग रहते थे जो अपना संबंध परसुवस नामक नायक से बताते थे। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इस फारस में रहने वाले लोगों के आधार पर ही जैसे जैसे इसका विस्तार हुआ, पूरे देश का नाम क्या पड़ गया? फारस अथवा पर्सिया पड़ गया। तो इस तरह से एक तरह से कहा जाए ईरान के 2 नामों का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। एक ऑलरेडी ईरान,
जो वहां के ग्रंथों में पहले से ही सम्मिलित है, सासानी इंस्क्रिप्शंस में भी शामिल है, और दूसरी तरफ जो है वो है पर्सिया, जो मूलतः वहां के कबीलाई सोसाइटी से रिलेटेड माना जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारे देश का नाम, जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जो भारत शब्द है वो माना जाता है कि ये आर्यों के एक कबीले से रिलेटेड है, भरत कबीले से। ठीक वैसे ही इंडिया नाम है जिसका उपयोग विदेशियों ने किया, खासतौर पर ग्रीक ने किया। तो ध्यान रखना है कि जैसे भारत का नाम इंडिया ग्रीक लोगों ने लिया, ठीक वैसे ही पर्सिया जो शब्द है वो भी ग्रीक लोगों की देन मानी जाती। और यही कारण था कि 1935 में जो वहां के ईरान के शासक हुए रेजा शाह पहलवी, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से उन्होंने अपील किया कि ऐसा है कि हमारे देश का नाम पर्सिया न रखा जाए बल्कि ईरान किया जाए। तो तब से इसके बाद पर्सिया को हटा करके केवल क्या ईरान कर दिया गया। यानी अंतरराष्ट्रीय जगत में 1935 के पहले तक ईरान और पर्सिया दोनों चलता था, लेकिन 1935 से अब केवल और केवल क्या रह गया, ईरान रह गया। खैर, अब चलिए यहां से आगे की बात करते हैं। ये तो नामकरण से संबंधित मुद्दा हो गया। थोड़ी सी चर्चा हम धार्मिक सिचुएशन से संबंधित भी कर लेते हैं, यानी जो धार्मिक अवस्था रही ईरान की, वह कैसे कैसे अलग अलग समय में बदलती रही। आइए जरा इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए। देखिए, विश्व की तमाम सभ्यताओं की तरह ईरान में भी जब अर्लियर स्टेज था, प्रारंभिक कंडीशन थी, तो इस अर्ली स्टेज में यहां पर भी नेचर वॉरशिप यानी प्रकृति पूजा ऑलरेडी विद्यमान थी। और क्यों न हो, दुनिया के तमाम देशों में कबीलाई सोसाइटी ही थी, तो स्वाभाविक सी बात है सूर्य, अग्नि, वायु, जल, इन सब की पूजा दुनिया के जितने भी देश देखेंगे आप, वहां पर प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान दिखाई पड़ती है। प्रकृति के संपर्क में रहते थे लोग, तो प्रकृति पूजक बनते रहे। लेकिन एक लंबे समय बाद यहां पर जब थोड़ा सा सभ्यताओं का विस्तार होना शुरू हुआ, आर्यों का आगमन ईरान में भी हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि यहां पर एक नए धार्मिक परंपरा की शुरुआत हुई। इस धार्मिक परंपरा को कहा जाता है ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, देखिए इसको हम हिंदी में जरथुस्त्रवाद के नाम से जानते हैं। अगर इसके हिस्सों पर जाएं तो जैसे कि इसके प्रोफेट कौन थे, ईश्वर कौन थे, मूल धार्मिक पुस्तकें कौन थी, चर्चा करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा और भी डिस्कस कर देता हूं कि 651 ईस्वी के बाद यहां पर अरेबिक अटैक शुरू हो गए, तो यहां पर धीरे धीरे इस्लाम का आगमन शुरू हो गया। इस्लाम में शुरुआती दौर पर अगर हम देखें तो यहां पर शिया और सुन्नी दोनों ठीक ठाक कंडीशन में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब आगे आने वाले समय में 1501 के बाद यहां पर धीरे धीरे शिया डायनेस्टी का प्रभुत्व बढ़ता चला जाएगा, और आज की स्थिति में ईरान एक ऐसा देश है जहां पर शिया बाहुल्य है। तो इस तरह से ये सिचुएशन ऐसे धार्मिक रूप में बनती। थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म को समझ लें, जरथुस्त्रवाद। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसके पैगंबर कौन है, प्रोफेट कौन है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसके जो पैगंबर हैं ज़ोरोएस्टर ही हैं, और इसीलिए इसका नाम पड़ा ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, यानी इन्हीं को हम हिंदी में जरथुस्त्र कहते हैं। ज़ोरोएस्टर का कहना है कि देखिए हमारे जो ईश्वर है ना, वो है अहुर मजदा। क्या नाम है? अहुर मजदा। इसके साथ साथ ये अग्नि, सूर्य, इन सब के प्रकाश से संबंधित जो देवी देवता हैं उनकी पूजा पद्धति पर बिलीव करते हैं। हालांकि जरथुस्त्रवाद एकेश्वरवाद पर बिलीव करता है, और वो मानता है कि एक ही ईश्वर में सभी महत्वपूर्ण तत्व समाये हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अहुर मजदा इनके ईश्वर। जहां तक इनकी पुस्तक का नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम है अवेस्ता, जो मूलतः अवेस्ता लैंग्वेज में ही लिखी गई। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो इसका नाम बोला जाता है जेंद अवेस्ता। ये जेंद अवेस्ता नाम कैसे आ गया भाई?
देखो एक चीज समझो, अवेस्ता जो है वो मूल ग्रंथ है। अवेस्ता का जो ज्ञान है वो कहा जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 400 चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक मौखिक रूप से चला, ओरल तरीके से चला। इसके बाद फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, लिपियों का ज्ञान हुआ और इसको लिपिबद्ध किया गया। तो अवेस्ता मूलतः मूल ग्रंथ है, लेकिन अवेस्ता लैंग्वेज को समझना सबके बस की बात नहीं थी। तो कालांतर में जब सासानियन एम्पायर आया, वहां पर पर्शियन लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दिया गया और ऐसी कंडीशन में अवेस्ता की व्याख्या भी साथ में जोड़ दी गई। जो अवेस्ता का व्याख्यायित भाग है वही जिंद कहलाता है, जो मध्य पहलवी लैंग्वेज अर्थात पर्शियन लैंग्वेज में शामिल है। तो अवेस्ता मूल हिस्सा है, उसका जो व्याख्यायित हिस्सा है वो जिंद है। तो तब इसका नाम पड़ गया क्या, जिंद अवेस्ता। ये कहानी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे देश में जब हम बात करते हैं वेदों की, तो वेदों का जो व्याख्यायित हिस्सा है उसे कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक वैसे इसकी भी कहानी है कि पहले अवेस्ता है, उसका जो व्याख्यायित हिस्सा है उस पर टीका टिप्पणी या भाष्य कह सकते हैं वो है जिंद। तो तब इसका नाम पड़ा जिंद अवेस्ता। तो जिंद मूलतः पर्शियन लैंग्वेज में है, अवेस्ता अवेस्तियन लैंग्वेज में। अब जरा ध्यान रखिएगा, ये जो जिंद अवेस्ता है इसमें दोनों प्रकार के बातों का उल्लेख है। यानी जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है वो तो है ही, साथ में जो नॉन रिलीजियस है इसका भी इसमें ऑलरेडी उल्लेख किया गया है। जैसे रिलीजियस कॉन्सेप्ट की बात करूं तो वैसे तो इसके बहुत सारे पार्ट हैं, बट 3 पार्ट की यहां पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। एक जो पहला हिस्सा है, सबसे मेन हिस्सा, इसको कहा जाता है गाथा। गाथा वो हिस्सा है जिसका संबंध स्वयं जोरोएस्टर से माना जाता है। कहा जाता है कि इसकी रचना स्वयं जोरोएस्टर ने किया। और गाथा एक ऐसा हिस्सा है जिसमें जो हिम्स हैं ये ऑलरेडी शामिल किए गए हैं, यानी प्रार्थनाएं हैं, भजन है, ये सारी चीजें शामिल की गई। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है इसका, उसको यासना कहा जाता है, यसना कहा जाता है। और इसके बाद अगला जो नंबर आता है वो है वेंदीदाद, वेंदीदाद। तो अगर हम यसना की बात करें तो इसमें लगभग 72 चैप्टर हैं। वहां की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसको हम फरगरत कहेंगे। क्या कहेंगे? फरगरत। ठीक ऐसे ही 22 फरगरत जो है वो अंतिम वाले में है, वेंडीदाद में। इसमें देखो बहुत सारे ऐसे संस्कारों का वर्णन है, जैसे हमारे यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार होता है, ऐसे यहाँ पर कुर्ता पहनना और ये तमाम संस्कारों का उल्लेख। वेंडीदाद जो है या वेंदीदाद जो है, इसमें बहुत सारी चीजों की चर्चा की गई है, जैसे कानून कैसा होना चाहिए, धार्मिक कानून कैसा होना चाहिए, राक्षसों और देवताओं के कानून क्या हैं, कृषि व्यवस्था की चर्चा की गई है। साथ में इसमें वासना और वासना से मुक्ति के उपाय बताए गए हैं। इसी के साथ साथ इसमें और भी जैसे युद्धों का वर्णन है, बहुत सारी बातों का इसमें ऑलरेडी उल्लेख किया गया है, दाह संस्कार कैसे किया जाए। तो कुल मिलाकर के ये 3 पार्ट, गाथा, यसना और वेंदीदाद, ये इस पुस्तक के मेन हिस्से हैं। देखो एक चीज और समझो, जो जरथुस्त्रवाद है ये मूलतः 3 बातों पर बिलीव करता है, और वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? एक तो ये कहता है कि भाई हुमता पर ध्यान रखो, हुमता मतलब अच्छे विचार। फिर अगले नंबर पर है हुक्ता, यानी अच्छे वचन बोलो। और फिर सबसे लास्ट में कहता है हुरेस्ता, अर्थात अच्छे कर्म करो। यानी कहने का मतलब ये है अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छे कर्म का पालन करो। और इसके साथ साथ एक तरह से अपने आप को मजबूत बना करके रखो, प्रकाश पुंज की तरह रखो। ये तमाम बातों पर बिलीव करता है। तो ये थी संक्षेप में रिलीजियस कहानी। अब चलिए इसके बाद हम बहुत संक्षेप में चर्चा करते हैं कि क्या था ईरान का इतिहास, कैसे ईरान का अस्तित्व धीरे धीरे उभरा तमाम देशों की तरह, और कैसे ये एक नई पहचान के रूप में विश्व के समक्ष प्रस्तुत हुआ। आइए जरा समझते हैं। जिस समय दुनिया में तमाम सभ्यताएं थी, जैसे चाइना की सभ्यता, फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक उसी समय ईरान में भी तमाम सभ्यताओं का क्रम हमें दिखाई पड़ता है। देखिए आज की डेट में जो ईरान की सीमा रेखाएं हैं वो उस समय के ईरान से आप मैच नहीं कर सकते। ईरान का बहुत बड़ा हिस्सा था जो उस समय मेसोपोटामिया के सभ्यता का भी एक अंग था।
तो जब हम भारत के सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, उसी के पैरेलल ईरानी क्षेत्रों में कुछ ऐसा क्षेत्र था जहां पर मेसोपोटामियन कल्चर का इंपैक्ट था। देखो, भारत में जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय अगर हम इराक में देखें तो इराक में जो सभ्यताएं इस समय अस्तित्व में आईं, उनमें आप स्वयं देख सकते हैं कि ये 3 सभ्यताएं इराक में थी, असीरियन, फिर बेबीलोन और फिर सुमेरियंस। ये एक के बाद एक धीरे धीरे अस्तित्व में आती हैं। पहले असीरियन, फिर बेबीलोन इसका सेंटर बना, फिर सुमेरियंस। कहा जाता है कि जब असीरियन सिविलाइजेशन हुई तो उसमें ये जो शहर आप उरुक देख रहे हैं, ये काफी प्रभावशाली था, पॉलिटिकल सेंटर था। तो इसका इंपैक्ट धीरे धीरे ईरानियन क्षेत्रों पर भी पड़ा और इसका केंद्र बिंदु ईरान में सूसा बन गया। तो कहने का मतलब हमारी ये है कि जिस समय हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय ईरान के अलग अलग भागों में अलग अलग सभ्यताएं अस्तित्व में आईं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो उत्तर पश्चिमी ईरान का क्षेत्र है, इसमें पूरा अरेकस सिविलाइजेशन अस्तित्व में थी। फिर जो ईरान का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, यहां पर जीरोफिट कल्चर अस्तित्व में थी। इसके बाद है इलेमाइट्स कल्चर। ये इलेमाइट कल्चर वही है जो इराक की सभ्यता यानी मेसोपोटामियन सभ्यता का विस्तार है, जिसका केंद्र बना क्या, सूसा। तो हम ये कह सकते हैं कि इट वाज द एक्सटेंशन ऑफ सुवेरियन सिटी उरुक। तो इस तरह से स्वाभाविक तौर पर प्रारंभिक समय में तमाम सिविलाइजेशन यहां पर दिखाई पड़ती हैं। इराक की जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, उसका काफी हिस्सा यहां तक फैला हुआ था, ईरानियन क्षेत्रों की ओर फैला हुआ था। अब चलिए आगे की कहानी। दुनिया के तमाम देशों में अगर हम बात करें, जैसे भारत की बात करें, भारत में इन्हीं दिनों सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आप आर्यों की कहानी पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही यहां पर भी है। यहां पर भी ईरान में भी आर्यों की अलग अलग शाखाएं ईरानी क्षेत्रों में फैलती चली गईं। इनमें 3 शाखाएं प्रमुख हैं। एक जो शाखा थी उसको मेदी शाखा कहा जाता है। दूसरी जो शाखा है उसको बोला जाता है पर्शियन, और तीसरी है पार्थियन। अब इनमें से जो मेदी शाखा है वो थोड़ा ज्यादा प्रभावी हुई। शुरुआती दौर पर पर्शियन था, तो पर्शियन इस कारण से भी इसको बोला जाता है पर्शियन नाम। तो ध्यान ये रखिएगा कि इसमें बाद में मेदी जो ब्रांच थी वो काफी प्रभावी हुई, और माना जाता है कि मेदी ही ऐसे लोग थे जिन्होंने ईरान को एक राज्य के रूप में, यानी एक तमाम कबीलाओं को जोड़ करके राज्य के रूप में गठित करने का प्रयास किया। ये तीनों जो समुदाय हैं, इन पर असीरियन लोगों का प्रभाव था, यानी मेसोपोटामिया की असीरियन सिविलाइजेशन का इंपैक्ट यहां पर था। लेकिन मेदी पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने असीरियन लोगों के प्रभुत्व को समाप्त किया और पूरी तरह से ईरान में अपना कब्जा कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मेदियों ने काफी अच्छा काम किया, इन्होंने ईरान को इंटीग्रेटेड करने का काम किया। लेकिन असली कहानी तो तब आई जब ईरान में एक नए राजवंश का उदय हुआ, और इस राजवंश का नाम था अकेमेनिड एम्पायर, यानी हखामनी राजवंश। देखो, हखामनी राजवंश का एक शासक था जिसका नाम था साइरस। इसको साइरस द ग्रेट भी कहा जाता है। इसने बहुत सारे काम किए थे, इसने बहुत सारे विधि से संबंधित निर्माण कार्य किए थे, और इसके अतिरिक्त इसका सबसे बड़ा जो काम था वो क्या था कि साइरस ने जो पर्शियन ट्राइब है और जो एक तरह से पहले की अन्य कबीलाई सोसाइटीज थी, इन सबको मिलाया और एक विशाल और विस्तृत जो ईरान है उसका निर्माण किया। यानी आधुनिक ईरान, जैसे आधुनिक ईरान तो नहीं बोला जा सकता, बट ईरान के प्रभावशाली बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी मानी जाती है वो कौन है, वो अकेमेनिड एम्पायर यानी हखामनी राजवंश के लोग माने जा सकते हैं। अब देखिए, अगर हम देखें इनकी कहानी को देखें तो आप इमेजिन करो कि कितना बड़ा एम्पायर इन्होंने खड़ा कर लिया। अकामनिड एम्पायर के द्वारा, अकेमेनिड एम्पायर में आप स्वयं इमेजिन कर सकते हैं कि पूरा का पूरा इधर इजिप्ट से लेकर लीबिया तक का हिस्सा, और इधर पूरा का पूरा ये आप देख सकते हैं कि यूरोप का कुछ हिस्सा, टर्की तक का हिस्सा,
और ये पूरा का पूरा इतना बड़ा हिस्सा इन्होंने कब्जा कर लिया। और स्वाभाविक सी बात है कि भारत के पश्चिमी क्षेत्रों पर भी इन्होंने कंट्रोल किया। तो वो चर्चा हम अलग से करेंगे कि कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा। साइरस के बाद जो अगला शासक हुआ था उसका नाम था डेरियस। डेरियस फर्स्ट काफी प्रभावी था, तो भारत में डेरियस के समय में ही प्रभाव पड़ा था, ठीक है ना। अब देखिए जरा, इसके बाद यहां से एक नई कहानी शुरू हुई कि इन्हीं दिनों सिकंदर का प्रादुर्भाव हुआ अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, और सिकंदर ने धीरे धीरे इन जो अकेमेनिड एम्पायर के शासक थे उनको परास्त किया, और इनको परास्त करने के बाद अब उसका कब्जा हो गया। तो सिकंदर ने डेरियस थर्ड से 3 वार किए थे। 3 युद्धों में परास्त करने के बाद सिकंदर का प्रभाव पूरे इस ईरानियन क्षेत्र में हो गया, और सिकंदर इन क्षेत्रों को विजित करते हुए भारत की सीमा रेखा तक आ गया। आपको पता है कि सिकंदर की डेथ बेबीलोन में हुई थी 323 ईसा पूर्व के लगभग। तो सिकंदर की जब मृत्यु हुई तो उस समय सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस इन्हीं क्षेत्रों पे था। तो उसकी डेथ के बाद सेल्यूकस ने इन क्षेत्रों पर कंट्रोल कर लिया और एक नए एम्पायर की स्थापना किया जिसे हम सेल्यूसिड एम्पायर के नाम से जानते हैं। ये वही सेल्यूकस है जब जिसने भारत पर अटैक करने का प्रयास किया था, हालांकि परास्त हुआ था। इसके बाद फिर यहां पर एक नया राजवंश आया जिसे पार्थियन एम्पायर के नाम से जाना जाता है। पार्थियन एम्पायर का भी एक लंबा मतलब एक तरह से विस्तृत साम्राज्य था। और फिर इसके बाद आया यहां पर सासानियन एम्पायर। सासानियन एम्पायर को एंसेंट ईरान के क्षेत्र में गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। यहां पर साहित्य का, पर्शियन लैंग्वेज का, जो जोरोस्ट्रियनिज्म जैसा धर्म है उसका बड़ी मात्रा में विस्तार हुआ। तो कला, साहित्य हर क्षेत्र में विस्तार हुआ। लेकिन बस अब यहां की कहानी बदलने वाली थी। 651 ईस्वी में जो खलीफा हैं राशिदुन खलीफा, उनके आक्रमण हुए, और राशिदुन खलीफा के आक्रमण के बाद अब यहां पर इस्लाम धीरे धीरे फैलता चला गया। सासानियन वंश के शासक परास्त हुए, यहां पर इस्लाम का एक तरह से प्रभुत्व हुआ। जब इस्लाम का प्रभुत्व बढ़ा तो इनमें से बहुत सारे लोगों को धार्मिक रूप से कन्वर्जन करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर जो कन्वर्जन के लिए तैयार नहीं थे वो भारत जैसे तमाम क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते चले गए और भारत जैसे देशों में आ गए। अब देखिए यहां पर अब धीरे धीरे इनका मूल जो इतिहास था वो खत्म हो गया। इस्लामिक आगमन यहां पर हो गया। कालांतर में यहां पर 13वीं सेंचुरी में चंगेज खान ने अटैक किया जो एक मंगोलियन था, और कहा जाता है कि इसके आक्रमण के बाद यहां की जनसंख्या लगभग 1/4 रह गई। इसके बाद फिर यहां पर तैमूर का तिमूरी वंश आया। फिर लास्ट में आया कौन सा? सफाविद डायनेस्टी। सफाविद डायनेस्टी उस समय थी जब हमारे देश में लोदी और मुगल वंश अस्तित्व में था। तो मुगलों के साथ जब हम संबंधों की चर्चा करते हैं तो इसी सफाविद वंश की कहानी आती है। 1501 में इस सफाविद वंश ने ही सिया धर्म इसको घोषित किया, यहाँ के मतलब सिया को राजधर्म घोषित किया। फिर इसके बाद नादिर शाह का शासन चला। फिर कजर डायनेस्टी आई जो 1795 से लेकर के जिन्होंने 1925 तक यहां पर शासन किया। देखिए कजर डायनेस्टी के दौर में ही यहां पर तेल की खोज हो गई। तो जब ऑयल प्राप्त हो गया तो अब यहां से ब्रिटेन का इंटरेस्ट यहां पर डेवलप होना शुरू हो गया। ब्रिटेन वैसे भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद मेसोपोटामिया पर यानी इराक के क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ है, मिस्र पर कब्जा किया हुआ है मैंडेट प्रणाली के नाम पर। और अब जैसे उसको पता चला कि ईरान के पश्चिमी क्षेत्रों में तेल के बहुत बड़े भंडार हैं तो उसका इंटरेस्ट इन क्षेत्रों पर बढ़ना स्वाभाविक था। तो ऐसी स्थिति में यहां पर देखा जाए तो कजर डायनेस्टी के दौरान ही ब्रिटेन का प्रभुत्व यहां पर बढ़ना शुरू हुआ। अब देखिए जरा, इसके बाद यहां पर कजर डायनेस्टी के बाद पहलवी डायनेस्टी 1925 में आई। पहलवी डायनेस्टी में 2 शासक हुए। एक का नाम था रेजा शाह, 1925 से 1941 तक रहा, और दूसरा था मोहम्मद रेजा पहलवी। इन दोनों शासकों के दौर में अगर हम देखें
तो जो ईरान था उसका मॉडर्नाइजेशन हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, साथ में पश्चिमीकरण भी हुआ। यहाँ पर शिक्षा में, साहित्य में तमाम डेवलपमेंट हुआ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का उसे डेवलप करने का प्रयास किया गया। महिलाओं पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी आधुनिकीकरण किया गया। जहां एक और आधुनिकीकरण हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ ईरान का एक ऐसा भी बहुत बड़ा वर्ग था जिसे ये सारी बातें पसंद नहीं थी। दूसरी तरफ पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे थे, डिक्टेटरशिप की स्थिति और भी बढ़ रही थी, और ऐसी कंडीशन में वहां के लोगों ने 1979 में क्रांति कर दिया। और इस क्रांति में एक व्यक्ति जो अभी तक पहले बाहर भाग चुके थे, उनका नाम था अयातुल्ला रोहिल्ला खोमेनेई। इन्होंने यहां पर एंट्री किया और इन्हें सफलता मिली। जो मोहम्मद रेजा थे उन्हें भागना पड़ा अमेरिका, वो अमेरिका चले गए, और यहां से अब सिया यानी एक तरह से धार्मिक जो ईरान है उनका प्रभुत्व हुआ। सिया धर्म को प्रेफरेंस दिया गया और अयातुल्ला रोहिल्ला खोमेनेई के नेतृत्व में यहां पर एक नए प्रकार की राज व्यवस्था शुरू हुई। अयातुल्ला रोहिल्ला खोमेनेई के ही पुत्र थे अली कौन खोमेनेई। अली खोमेनेई जिनका कार्यकाल 1989 से लेकर के कब तक माना जाता है, 2026। और अभी आपने पढ़ा ही है कि हाल ही के इजराइल और अमेरिका के आक्रमणों के बाद इनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।